योग के इस विशेष कार्यक्रम में सुभाष चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज योग भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी विश्व योग दिवस मनाना शुरू किया है। 2015 में पहला विश्व योग दिवस मनाया गया। अभी हम 8वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं और इसका जो मूल थीम है वह मानवता के लिए योग है। आज हमारे साथ इस योग के विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर कार्तिक कुमार जी मौजूद हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ आए हुए 3 विभिन्न प्रतिभागी जो बिहार से बाहर बहुत जगहों पर योगासन का अभ्यास करवाते हैं और करा रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। वो प्रमुख रूप से सरिता कुमारी जी, उसके बाद शुभम कुमार जी, उसके बाद सुविधा कुमारी जी, ये आपको आसनों का अभ्यास करके दिखलाएंगे। योग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम आचार्य जी से आग्रह करेंगे कि आखिर योग है क्या और इसका क्या महत्व है, इस पर वह प्रकाश डालें। जी, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि योग क्या है और इसका महत्व क्या है। योग की कई परिभाषाएं ऋषि महर्षियों ने अपने ढंग से दी है कि योग क्या है। हम सबसे पहले महर्षि पतंजलि को यदि लेते हैं तो उनमें परिभाषा उन्होंने दिया है, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ हम परिभाषा को देखते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। इस परिभाषाओं को देखते हुए हम योग संविधान स्वरवेद पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने लिखा कि योग कहता है जोर को, योग कहता है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। भारत की जो योग की संस्कृति है अति संभ्रांत है। यदि हम इसे आसन प्राणायाम तक यदि बांध दें तो योग का उपहास होगा। ये हम आगे कैसे इस जड़ शरीर का स्वामी चेतन आत्मा, चेतन विभु परमात्मा में मिल जाए, इसके लिए योग है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। महत्व के बारे में मैं बता दूं कि इसका महत्व विश्वव्यापी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शांति का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में योग की महती भूमिका है और उसका लाभ संपूर्ण देश ले रहा है। आचार्य जी, हम आपसे एक बहुत अनिवार्य प्रश्न है। आज के दौर में विदेश में योग शिक्षा को अत्यंत अनिवार्य विषय बना दिया गया है। क्या भारत में भी अगर योग शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तो यह शिक्षा और स्वास्थ्य में किस हद तक प्रभावी होगा और किस हद तक सुधार करेगा? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का कष्ट है। जी, निश्चित रूप से भारत ही नहीं, भारत के साथ कई देशों ने, 177 देशों ने इसकी स्वीकृति दी है और इस स्वीकृति को देने का उद्देश्य यही था कि भारत में यदि योग शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में तो सुधार होगा ही। क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं और उसमें पूर्णता नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण है योग। यदि योग लागू हो जाए तो हमारे विद्यार्थी में एकाग्रता बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा और पूरी तन्मयता से हमारा भारत सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम जो 100% लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दवा खाकर लोग बोझिल हो चुके हैं और लोग भाग रहे हैं योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी की ओर भाग रहे हैं। तो इस योग को अपनाकर हम शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि अनिवार्य विषय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा और एक स्वर्णिम बिहान होगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे योग के विशेष प्रतिभागी मौजूद हैं। हम चाहेंगे आचार्य जी से कि योग के जो कुछ अभ्यास हैं, आसन प्राणायाम हैं, जो विश्व योग प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए है, और हम चाहेंगे कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आसन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास हमारे प्रतिभागियों के जरिए यहाँ ज़रूर हो। जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि वह कौन से आसन है जिसको रह के मानव का जीवन सर्वांग सुंदर हो जाता है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ब्राह्म मुहूर्त में, और ब्राह्म मुहूर्त में हम जल को पीते हैं। सभी लोग जल पी रहे हैं, लेकिन जल पीने के बाद क्या योगाभ्यास होना चाहिए ताकि कब्ज और गैस से निवारण हो जाए, एक बहुत बड़ी समस्या है। हम प्रारंभ करते हैं तारासन से। तारासन के लिए हमारे अभ्यासी खड़े होंगे और तारासन में दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, सिर पे रखेंगे और श्वास लेते हुए
पैर के 10 अंगुली पर शरीर को उठाना है। धीरे धीरे आसमान की ओर दृष्टि, सामने। प्रारंभिक संतुलन नहीं बनता है तो आप सामने भी देख सकते हैं। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। ताड़ासन के अभ्यास से कब्ज और गैस से तो निवारण मिलता ही है, साथ ही साथ जो छोटे कद के बच्चे हैं उनके लंबाई वृद्धि भी यह बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास हमारे अभ्यासी आपको दिखाएंगे, वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास में हम दाहिने पैर को उठाते हैं और बाएं पैर के मूल में लगाते हैं। अब दाहिने और बाएं से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आसन हम जब भी प्रारंभ करें तो दाहिने से। आप देख रहे हैं कितनी सहजता और सरलता है। इससे एकाग्रता और शांति बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। शारीरिक क्षमता के अनुसार फिर इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। यदि हम 10 सेकेंड हम बाएं पैर से हैं तो 10 सेकेंड दाहिने पैर से भी। यह वृक्षासन का अभ्यास था। देख रहे हैं श्वास सम की स्थिति। आप आँख इसमें खोल के रखेंगे। आँख बंद करने में संतुलन बिगड़ जाता है और बच्चों को यह अभ्यास निश्चित रूप से कराएं। वृक्षासन का अभ्यास आप देख रहे हैं पूरी सहजता से बैलेंस बनाते हुए हाथ को हृदय के मध्य स्थापित करना और पुनः धीरे धीरे वापस आना। और अगले अभ्यास के लिए हम आपको बतलाना चाहेंगे वज्रासन। वज्रासन घुटनों के बल हम बैठते हैं और पैर के पंजे पीछे, दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद। भोजन के बाद यही एक अभ्यास है आसन जगत में, हमारे योग अभ्यास के जगत में, कि भोजन के बाद करना है। बाकी सारे अभ्यास हमको प्रातः काल में खाली पेट करना है, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद। यही अभ्यास है जो भोजन के बाद आप करें या जब कभी भी आपको सुविधा लगे इसका अभ्यास करें। यह अभ्यास पाचन की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में शारीरिक और मानसिक थकान को भी अभ्यास दूर में लाभ करना चाहिए। इसमें अब जिन लोगों को ज़्यादा घुटनों में पेन है, गठिया है, रोमेटिक पेन है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ऐसे हम सारे अभ्यासों के बारे में हम आपको बताएंगे। मंडूकासन। अगले अभ्यास में दोनों हाथों को मुट्ठी को बांधना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। यह अभ्यास गैस्ट्रिक के लिए, मोटापा के लिए और डायबिटीज़ के लिए लाभकारी है। पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस। शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 20 से 25 सेकंड रुकना है। यह अभ्यास उनको नहीं करना है जो हाई ब्लड प्रेशर में है। एक बार और अभ्यास दिखाइए इस अभ्यास को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास उन्हें नहीं करना है जिन्हें अल्सर है, जिन्हें हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे वापस। और योग प्रशिक्षक के निर्देशन में रह के ही अभ्यास करना है। अब इसके बाद विश्व योग दिवस के क्रम में जो कुछ एक चुनिंदा आसन जो शरीर को स्वस्थ करेंगे, इसका अगला अभ्यास हम आपको दिखाएंगे, अर्धउष्ट्रासन। घुटनों के बल पर ही खड़े हो जाना, दोनों हाथ को हृदय के मध्य बांधना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे झुकाना। शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसमें रुकना। यह कमर दर्द, पीठ दर्द में तो लाभकारी है ही, टाउनसिल, थायराइड में भी यह अभ्यास लाभकारी है। लेकिन जिससे अल्सर है, हृदय रोग है, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे वापस। और आज के दौर में लोग कहते हैं कि प्राणायाम हमारे शरीर को शुद्ध करता है, सफाई करती है, हमारे फेफड़े की सफाई करती है। हम चाहेंगे कि विश्व योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, उनमें से कुछ प्राणायाम को यहाँ पे प्रतिभागियों के द्वारा आप दिखलाने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम में जैसा कि आप जून का महीना गर्मी का महीना होता है और इसमें सहजता और सरलता के लिए जो इसका जो निर्माण है कुछ आसन प्राणायाम का कुछ उस तरह से है कि इनमें उन प्राणायाम को निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारे अभ्यासी आपको शीतली प्राणायाम बताएंगे। शीतली में हम जीभ की नली को बाहर नहीं बनाते हैं। जिनसे शीतली नहीं होता वो शीतकारी है, इसलिए मैं दोनों प्राणायाम आपको बताऊंगा। लंबी गहरी श्वास, पुनः जीभ को अंदर। अभ्यासी के साथ मैं भी इस प्राणायाम का अभ्यास आपको करके दिखला रहा हूँ। लंबी गहरी श्वास जीभ की नली से, धीरे धीरे वापस। 10 से 20 बार इसका अभ्यास करना है।
जिनकी जीभ की नली फोल्ड नहीं होती, नली नहीं बनती है, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम, दांत के ऊपर दांत का बैठाना और इन दांतों से प्राणवायु को अंदर खींचना तेजी से और नासिका मार्ग से छोड़ना। धीरे धीरे वापस पुनः लंबी गहरी श्वास। एक बार और इस अभ्यास को दिखलाइए। रिलैक्स। प्राण को अंदर खींचना और नासिका मार्ग से छोड़ना, इससे शीतलता बनी रहेगी। उच्च रक्तचाप में अभ्यास लाभकारी है, लेकिन जिनको सर्दी जुकाम है वो लोग इनका अभ्यास नहीं करेंगे। टॉन्सिल है, थायराइड है, साइनस है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। योग विशेषज्ञ के निर्देशन में रह के करें। और इसके बाद एक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम सदाबहार प्राणायाम कहते हैं। कहने का मतलब सभी प्रत्येक मौसमों में उसका अभ्यास हो करने से कोई विशेष हानि नहीं होती है। वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन और चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। दाहिने नासिका को बंद करना, बाएं नासिका से प्राणवायु को आंख बंद करके धीरे धीरे अंदर लेना, बंद करना और दाहिने से छोड़ देना। पुनः दाहिने से लेना। हमारे अभ्यासी आपको दिखा रहे हैं। बंद करना। मैं श्वासों का क्रम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है। लेकिन श्वास ऐसा हो ताकि आपको भी पता ना चले कि मैं कितना धीरे श्वास ले रहा हूँ। श्वास का कोई घर्षण, कोई आवाज़ नहीं होगा। समझाने के लिए मैं सिर्फ श्वास को अंदर खींच रहा हूँ ताकि आप समझ सके। पुनः धीरे धीरे दाहिना, बायां से दाहिना और दाहिना से बायां, यह क्रम चलते रहेगा। कम से कम 5 मिनट बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ये अभ्यास कराएं तो निश्चित रूप से एकाग्रता, शांति बढ़ेगी, भीतर की नस नाड़ियाँ मजबूत होगी और आपके अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, शांति की ओर आप अग्रसर होंगे। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को समाप्त करिए। और एक, जैसा कि मालूम है, आज हमारे इस विश्व योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, उसी कॉल में एक अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम भुजंगासन के नाम से जानते हैं। जहाँ सारा जो घर घर की कहानी बन गई है कमर दर्द की, तो कमर दर्द से, इस आसन से निजात पाया जा सकता है। हमारे अभ्यासी आपको दिखाएंगे। पेट के बल लेटना। पेट के बल हम लेटते हैं, दोनों पैर पीछे, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कंधे के नीचे, ललाट सटा हुआ ज़मीन से। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम पीछे उठते हैं, कमर सटा रहेगा और सिर पीछे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए उठाइए। हाथ में बगल में केहनी सटी रहेंगी। शारीरिक क्षमता के अनुसार इसमें रुकना। यह कमर दर्द, पीठ दर्द में बहुत ही लाभकारी है। लेकिन जिन्हें हृदय का ऑपरेशन है वो अभ्यास नहीं करेंगे, अल्सर के अभ्यासी अभ्यास नहीं करेंगे, उच्च रक्तचाप में भी इसका अभ्यास वर्जित है। धीरे धीरे वापस इस अभ्यास को एक बार और दिखाइए। सहजता से धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठना और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। और आचार्य जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये आज के इस वर्तमान दौर में भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आखिर यह ध्यान है क्या? इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये ध्यान के कई प्रकार हैं, जिसमें सूक्ष्म ध्यान है, ज्योति ध्यान है, स्थूल ध्यान है। उस पर हम विशेष व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं और ये चाचरी मुद्रा है। आँख की रोशनी को हम एक शरीर के विशेष जगह केंद्र पर मिलाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में इस ध्यान का प्रतिपादन किया है। इसे कई योगों में अडेप्ट किया गया है। विहंगम योग में भी इस ध्यान को अडेप्ट किया गया है, जिसमें कि हम सिर सीधा, आंखें बंद रखते हैं और सहजता से हम योग के संविधान को सुनते हैं और अपनी चेतना को विशेष केंद्र पर रोकते हैं, जिस पर कि मैं 2-4 योग के संविधान, योग के स्वरवेद को मैं पढ़ूंगा। आसन स्थिर शांत दृढ़, आसन स्थिर शांत दृढ़, हिलय दुमै नहीं दे, बैठो मन मथे मारी के, सुमिरो पुरुष विदे। यह शरीर ध्यान के लिए ही मिला है। ध्यान के माध्यम से हम तमाम चीज़ों की प्राप्ति कर पाते हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि अब चल उषा काल है। ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करना है,
4 बजे जब सो के उठते हैं उस समय, अब चले ऊषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरती सम्हार, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। ऐसे कई संविधान हैं योग के जो स्वरवेद से लिया गया है। जब पढ़कर हम बच्चों को ध्यान कराते हैं तो बच्चा है, विद्यार्थी है, कोई बहुत अच्छे ढंग से आपको ध्यान लगेगा। मैं 10 मिनट कह रहा हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप बैठे रह जाएंगे ध्यान में। तो ध्यान की अपनी अलग महत्ता है। एकाग्रता और शांति के लिए यह बहुत ही अभ्यास लाभकारी है। और विश्व को विश्व गुरु की श्रृंखला में हमारा भारत विश्व गुरु था। इस योग के तहत विश्व गुरु है, आगे विश्व गुरु रहेगा। यहाँ से शांति का संदेश भारत ही नहीं विदेशों में जाता है। ध्यान के माध्यम से हमारी पहचान है और ध्यान की महत्ता जन जन में, घर घर में और मन मन में जाने की आवश्यकता है। और ध्यान की डॉक्टर साहब 2-4 प्रश्न मेरे मन में कौतूहल है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी युवा है, युवा भारत कहते हैं इस आबादी को। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि युवा भारत में युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए आज भारत के परिप्रेक्ष्य में, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, योग की क्या आवश्यकता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। युवा भारत में योग की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे हमारी इंद्रियों में शक्ति आए, मन में शांति आए और आत्मा में आनंद आए, योग उसी को हम योग की संपूर्णता कहेंगे। और आज युवा भारत का अर्थ ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा योग करे, हमारी मातृशक्ति योग करे, हमारे बच्चे योग करे, हमारे वृद्धजन योग करे और उनमें युवा जैसी शक्ति आ जाए तो देश की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में हम चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास ऋषियों महर्षियों की विरासत में ऐसा संविधान मिला, ऐसा योग मिला, ऐसा स्वरवेद मिला, ज्ञान मिला, जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से युवा भारत बनेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्थापना दी है योग को, जो एक एस्टेब्लिशमेंट दिया है भारत ही नहीं विदेशों में, एक प्रणाम के योग है, नमन के योग है। हम चाहेंगे कि घर घर में, जन जन में योग जाए और यह अनिवार्य शिक्षा के रूप में उभर कर हमारे बीच में आए तो हमारा जो युवा भारत जवा बनेगा और हम अपने जो लक्ष्य की, जहां हमारी प्राप्ति है, जिस क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति है, बहुत ही कम समय में हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है मेरे मन में कि ये जो योग शिक्षा है वह आज के इस वर्तमान दौर में भारत और भारत के बाहर किस प्रकार ये सभी के लिए नैतिक और चारित्रिक रूप से इसमें उनका किस प्रकार वह योगदान कर सकता है? जी, नैतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए मार्केट में कोई दवा नहीं जी। और आज नैतिक और चारित्रता की जो बात जब हम करते हैं तो जगह जगह देख रहे हैं कि लोग अर्थ के पीछे अपनी नैतिकता को भूल रहे हैं। अर्थ उपार्जन कर रहे हैं लेकिन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रबल पुरुषार्थ है मानव को। अर्थ तो कमाना है, कैसे? धर्म पूर्वक। और वह धर्म कैसा होगा? वह धर्म योग होगा। जब हम योग धर्म को अपनाएंगे तो हम अपनी आवश्यकता से ही के अनुसार ही धन को संग्रह करेंगे। जब हम योग के में जुड़ जाएंगे तो हमारी नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी, हमारे आँख, कान, नाक स्वस्थ होंगे, हृदय, फेफड़ा स्वस्थ होंगे, तो हम चारित्रिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो चारित्रिक रूप से मजबूत होने के लिए, नैतिक रूप से मजबूत होने के लिए योग को हमें अपनाना होगा। और यही एक रास्ता है नैतिक और चारित्रिक का। यदि कोई औषधि है तो वह योग है। जैसा कि हम जानते हैं आज तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वर्तमान जीवन प्रणाली में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, जैसा कि हम सुनते हैं, जिसका नाम शवासन है, जो सभी आसनों के बाद किया जाता है। उसकी क्या महत्ता है और किस प्रकार वह भ्रामरी प्राणायाम के साथ जुड़ता भी है? आप दोनों को हम चाहेंगे कि विशेष हमारे प्रतिभागी है यहाँ, दोनों का अभ्यास हमें ज़रूर दिखलाएं। आसनों के अंत में शवासन होता है और उसके बाद प्राणायाम, फिर ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो हम शवासन से पहले लेकर चलना चाहेंगे। पीठ के बल लेटना,
दोनों पैर की दूरी में 1 से 1.5 फुट का पर्याप्त अंतर। पैर खुले हुए होंगे, पैर थोड़ा और खुलेंगे, थोड़े से और पैर को फैला लीजिए। सिर सीधा, गर्दन सीधे रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। और इसमें प्रत्येक आने और जाने वाली श्वास पर अभ्यासी का ध्यान है। श्वास मैं ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ। श्वासों के नियंत्रण के बाद हम अपने पैर के प्रत्येक अंगों को आंतरिक मन से देखते हैं। जब देखते हैं तो सारे अंग शिथिल हो जाते हैं और इसमें गहरी निद्रा भी आती है। यह शवासन है और इसी का अगला स्टेज है योग निद्रा, जहाँ पर कि तनाव, जैसा कि आपने पूछा कि तनाव जो भरा जो जीवन है आज व्यक्ति का, कैसे हम उसको दूर हटा सकते हैं। तो यह हृदय रोग में भी लाभकारी है, तनाव में भी लाभकारी है, शारीरिक मानसिक थकान में भी लाभकारी है। तनाव इस आसन से बहुत जल्दी दूर होते हैं। पुनः धीरे धीरे उठकर बैठना और सुखासन में या वज्रासन में किसी एक आसन में अभ्यासी बैठ जाएंगे। सुविधा अनुसार हमें बैठना है। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जो है तनाव मुक्ति में बहुत ही लाभकारी है। आपने तनाव से बात किया है तो मैंने एक प्राणायाम, एक ध्यान का, एक प्राणायाम आपको मैं भ्रामरी और एक आवासन सावासन का अभ्यास बताया। भ्रामरी में हम दोनों हाथों को कान में अंगुली लगाते हैं। जीभ को आप देख रहे हैं पीछे की ओर हम ऐसे उलट लेंगे, खेचरी मुद्रा इसे कहते हैं। ओठ बंद, दांत भीतर से सटे नहीं रहेंगे। लंबी गहरी श्वास और भ्रमर का गुंजार। ये अभ्यास धीरे धीरे वापस, अभ्यास 10 से 20 बार हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। और यह अभ्यास कान में, आँख में, स्मरण शक्ति में, एकाग्रता में, तनाव दूर करने बहुत ही लाभकारी है। और इस तरह से जो भी अभ्यास हमारे अभ्यासी दिखाए हैं, अगर इसको अपनाया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। बस यही अभ्यास है जो कि जिसका अभ्यास हम प्रतिदिन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को समय नहीं मिल पाता है या फिर पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है योग को करने के लिए। आज ऑफिस लाइफ में, ऑफिस जीवन में, हम ऑफिस में रहते हुए हम किस प्रकार, कितना समय कैसे निकाल सकते हैं और कौन से अभ्यास हम बैठे बैठे ऑफिस में कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर अभ्यास प्रश्न आपने किया है कि ऑफिस योगा क्या है। ऑफिस में लोगों के पास घर में समय नहीं है योग करने के लिए, ऑफिस में फाइल के बोझ से लदे हुए हैं, तो क्या कुछ समय बीच में 5-10 मिनट निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ताली बजाना, हंसना और कुछ अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभ्यास आपको पहले हाथों का कुछ अभ्यास सामने बताता हूँ। मुट्ठी को आप बैठे बैठे ऑफिस में ऐसे बांध सकते हैं। 1 2 3 4। जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में हम इन अभ्यासों को जोड़ते हैं। पुनः हाथों को नीचे लाते हैं, कलाई को। 1 2 3 4 5 6 चेंज। अब मुट्ठी बांध लेंगे, अब इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4, फिर एंटी क्लॉक। आप इसे 10-20 बार भी ले जा सकते हैं। 1 2 3 4। अब दोनों हाथों को ऊपर में ऐसे ऐसे बांध लीजिए और दाहिनी ओर हाथों को खींचना है ऊपर से। इससे आपको देखेंगे थकान जैसे लगेगा ना, शरीर का अकड़न जो है बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप यदि आप योगा नहीं भी जानते फिर भी आप देखते हैं कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी, ऑफिसर्स जब कुर्सी पर बैठे बैठे आप वैसे करते करते ओह बहुत थक गए हैं, इस अभ्यासों को स्वतः करते हैं। यह स्वतः प्रतिस्फुट होता है। अस्कंद संचालन, आप देखिए पीठ में बॉडी आपका भारी हो गया तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे ऑफिस में आप इसको अभ्यास को कर सकते हैं। फिर इसके बाद उल्टा करना, सीधा उल्टा 5-10 बार। फिर आँखों को ऊपर ले जाना, नीचे ले आना। हमारे अभ्यासी भी आपको दिखा रहे हैं। ऊपर देखना, नीचे देखना, दाहिने देखना, बाएं देखना, आँखों को गोल घुमाना, उल्टा गोल घुमाना। और थोड़ा सा कहा गया है, हंसोगे हंसाओगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी, फंसोगे फंसाओगे तो ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। तो हंसने के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समापन करना चाहेंगे। हाथ उठाना,
हंसना है। ताली बजाना। जितना देर तक ताली बजाना है बजाइए। इससे हमारे शरीर की बहुत सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती है, एक्यूप्रेशर हो जाता है और हमारे जो अंतरस्रावी ग्रंथियाँ काम करने लगती है। हाथ। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ के साथ हम वर्क का यहीं पर समापन करेंगे। दोस्तों, साथियों, योग का यह विशेष कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम कुछ समय योग के लिए देते हैं तो योग हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाता है और हमारा सर्वांगीण विकास करता है। तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में योग के लिए कुछ समय ज़रूर सम्मिलित करें, कुछ महत्वपूर्ण समय उसे ज़रूर प्रदान करें और अपने जीवन को सुखमय और निरोग बनाएं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।